अता पता नहीं था। समर्थ पागलों की तरह पूरे कमरे की तलाशी कर रहा था, लेकिन वीर का कहीं अता पता नहीं था। नंदिता अब तक समझ चुकी थी कि ये लड़का अब यहाँ से भाग चुका है। वो दांत पीसते हुए बोली, लड़का अगर हाथ से निकल गया तो प्रॉपर्टी क्या, मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। समर्थ जाओ और चारों ओर ढूंढो उसे, बचकर निकल ना पाए। समर्थ तुरंत ही घर से निकलकर बाहर वीर को ढूंढने लगता है, मगर बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसे वीर नहीं मिला। अपनी आंखों में हताशा लिए समर्थ घर में लौट आया। क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? उसके अंदर आते ही नंदिता बोल पड़ी। समर्थ अपना सिर शर्म से झुकाकर हिलाने लगा। नंदिता की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो बोली, मेरे किए कराए पर उस लड़के ने पानी फेर दिया। नहीं छोड़ूंगी तुझे और तेरी बहन को। प्रॉपर्टी के पेपर्स मैं किसी भी हाल में उन दोनों से छीन ही लूंगी। समर्थ भी मन ही मन बोल पड़ा, हाँ वीर, तुमने यहां से निकलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब की बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तो मैं मौत के घाट उतारूंगा। समर्थ का फोन बजने लगा। वो चीख कर बोला, हाँ बोल। फोन के उस तरफ से एक आदमी बोला, सर, हमने वीर को बीच चौराहे पर देखा है, हम उसे रोक रहे हैं, आप जल्दी आ जाओ। ये सुनते ही समर्थ हवा के झोंके की तरह कमरे से निकल गया। उसने बाहर आकर रूही को कॉल लगाया और अपनी मोटर बाइक पर सवार होकर वीर जहां था उस जगह पर निकल गया। रूही अपने कमरे में थी। अमर के साथ जो कुछ भी हुआ था बहुत बुरा हुआ था। वो नंदिता के दिए गए धोखे के बारे में भी सोचकर दुखी हो रही थी। रूही उदास होकर बोली, क्यों माँ, क्यों ऐसा किया तुमने मेरे साथ? वो अपनी गहरी सोच में डूबी ही थी कि तभी रूही का फोन बजने लगा। फोन में समर्थ का नाम डिस्प्ले हो रहा था। ये देख रूही गुस्से में फोन उठाकर बोली, बोलो समर्थ, अब तुम्हें क्या कहना है? समर्थ उससे सीरियस होकर बोला, सुनो रूही, तुम्हें अगर वीर चाहिए तो अभी इसी वक्त तुम रेलवे स्टेशन पहुंच जाओ। तुम्हें ट्रेन का नाम और टाइम मैं मैसेज कर देता हूँ, तुम देख लेना। इतना कहकर समर्थ ने फोन काट दिया और वीर को पकड़ने चला गया। रूही बहुत ही दुखी होकर सोचने लगी। उसे ये बात मन ही मन सताने लगी थी कि अमर की जिंदगी अब मेरी वजह से और भी उलझनों में पड़ गई है। मुझे उनकी जिंदगी से चले जाना ही होगा, यही उनके लिए अच्छा है। मेरी वजह से वो होटल में जाकर रुके थे, मेरी वजह से वो अपने बच्चों से दूर रहे। अब और नहीं, मैं अपने स्वार्थ के लिए उनको और दुखी नहीं कर सकती। इसीलिए मुझे इस घर से जाना ही होगा जिसमें मेरा कोई हक नहीं। समर्थ एक बहुत ही बुरा आदमी है, ये रूही जानती थी, मगर आज समर्थ की बातें सुनकर रूही फैसला कर चुकी थी। वो मन ही मन बोली, अब मुझे और इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। अमर की जिंदगी से मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। वो एक पेपर और पेन लेकर अमर को एक चिट्ठी लिखने लगी। चिट्ठी में था, अमर, मुझे वीर का पता चल गया है। मैं अब तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, रूही। लेटर को उसने बेड पर रख दिया और झट से एक छोटे से बैग में कुछ जरूरत का सामान लेकर वो कमरे से निकल गई। लेकिन घर से बाहर निकलने से पहले वो बच्चों को एक आखिरी बार देखना चाह रही थी। उन्हें देखे बिना रूही का जी नहीं लग रहा था। बच्चे अपने कमरे में थे, वो अपना होमवर्क कर रहे थे कि तभी दरवाजा खुला और रूही अंदर आई। रूही को देखते ही अवनी और आरव डर के मारे कांपने लगे। रूही दोनों को गले लगाकर प्यार करना चाह रही थी, मगर वो उनके पास जाकर प्यार भरी निगाहों से देखे जा रही थी। रूही के होंठ जैसे सिल गए हो। बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। आरव और अवनी दोनों डर के मारे एक दूसरे को टाइट से पकड़े हुए थे। ये देखकर रूही बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल गई और समर्थ की बताई हुई जगह के लिए निकल गई। उधर अमर थका हुआ कोर्ट से वापस अपने घर की ओर जा रहा था। वो अपनी कार में ही था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। पिछले कुछ दिनों से अमर के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब उसके दिमाग में बैठ चुका था। और तो और रूही भी अब उसे धोखा देने लगी थी। ये बात भी अमर को खाए जा रही थी। पता नहीं क्यों तुम मेरी ना होकर भी मेरे दिल के इतने करीब लगती हो, लेकिन तुमने मुझे धोखा क्यों दिया रूही?
क्यों तुमने अपने उस आशिक से मिलकर मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? उसके दिल की तड़प को वो अपने चेहरे पर ले आया, मगर वो अपनी किस्मत से बेबस था। अमर बेचैन होकर गाड़ी चला रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसके अंडर काम करने वाला एक स्टाफ था। अमर गंभीर होकर बोला, हेलो, क्या हुआ? वो आदमी हड़बड़ाते हुए बोला, सर, मैंने आपकी वाइफ के भाई को यहाँ चौराहे पर देखा। उसे कुछ गुंडे मिलकर मार रहे हैं। आप जल्दी यहाँ आ जाइए। अमर के फोन पर उनका मैसेज आ गया। उस मैसेज को देखकर अमर तुरंत ही अपनी गाड़ी घुमाकर वीर की जगह पर पहुंच गया था। वहां अमर ने देखा कि वीर को कुछ गुंडे बहुत बुरी तरह मार रहे थे, जिस कारण उसके हाथ में गहरी चोट लगी थी। वीर बुरी तरह से घायल भी था। अमर ने देखा कि वो 4 लोग मिलकर जो वीर को मार रहे थे, वो सब मास्क लगाए हुए थे। उनमें से एक समर्थ भी था। समर्थ ने अमर को देख लिया था और वो तुरंत ही अमर पर झपट पड़ा। दोनों में बहुत हाथापाई हुई और बाकी गुंडे भी वीर के साथ साथ अमर पर झपट पड़े, लेकिन अमर ने उन गुंडों को मार गिराया और वीर का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से गाड़ी में बिठाते हुए वहां से निकल गया। उनके जाते ही समर्थ अपना मास्क उतारते हुए तेज गति से चलती हुई गाड़ी को देखते हुए और मुस्कुराते हुए बोला, जाओ, ले जाओ उसे, पर अब तुम्हें रूही कभी नहीं मिलेगी। और वो वहां से वापस नंदिता के पास चला गया। गाड़ी के अंदर वीर बहुत जोर जोर से हाँफ रहा था। उन गुंडों से पिटने के कारण उसके शरीर में कई जख्म थे और हाथ पर गहरी चोट भी आई थी। अमर ने उसकी कंडीशन देखी और फिर बोला, चलो वीर, घर चलो, तुम्हारे जख्म गहरे हैं, मैं तुम्हें एंटीसेप्टिक लगा दूं। वीर मगर हाँफते हुए बोला, ये सब कुछ नहीं है, मैं दीदी से मिल पाऊंगा, बस यही मेरे लिए बहुत है। अमर वीर को लिए घर पहुंचता है। घर आते ही अमर रूही को बुलाता है, रूही, रूही, पर कोई जवाब नहीं मिलता। अमर वीर को ड्राइंग रूम में बिठाकर बोला, वीर यहीं रुको, मैं आता हूँ। और वो रूही के कमरे में चला गया, पर रूही कहीं नहीं थी। उसने हैरान होकर पूरा कमरा सर्च कर लिया था, पर रूही नहीं थी। फिर अमर को बेड के ऊपर पड़ा एक लेटर मिला। उस लेटर को लिए वो वीर के पास जा पहुंचा। अमर बेचैन होकर बोला, तुम्हारी दीदी कहीं चली गई है। वीर भी अमर के हाथ से उस लेटर को पकड़कर हैरान हो जाता है। वो घबराकर अमर से बोला, अब क्या होगा? अमर सीरियसली सोचते हुए बोला, चलो वीर, रूही को ढूंढना होगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इतना कहकर वो गाड़ी की ओर भागा। वीर भी उसके पीछे भागा। दोनों रास्ते में हर जगह रूही को ढूंढने लगे, पर वो कहीं नहीं मिली। अमर की आंखों में न जाने क्यों एक बेबसी सी लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी जिंदगी ही खो दी हो, लेकिन फिर भी मन में एक उम्मीद थी कि वो रूही को ढूंढ ही लेगा। अमर गाड़ी स्टार्ट करते हुए मन ही मन बोला, नहीं, मैं ऐसे तुम्हें नहीं जाने दे सकता, मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगा। वीर बेचैन और परेशान होकर अमर से बोला, पता नहीं दीदी कहाँ चली गई, बस स्टैंड, जीटी रोड, सब जगह ढूंढ लिया, कहाँ गई होगी। गाड़ी को तेज भगाते हुए अमर बोला, वीर तुम चिंता मत करो, हम रूही को जरूर ढूंढ लेंगे। और वो दोनों हर जगह रूही को ढूंढने लगे। बस स्टॉप, जीटी रोड और कई जगहों पर उन दोनों ने रूही को ढूंढने की कोशिश की, पर रूही नहीं मिली। वीर थक कर और उम्मीद छोड़कर अमर से बोला, पता नहीं दीदी कहाँ चली गई, हर जगह तो ढूंढ लिया हमने, अब कहाँ जाएं हम? अमर कुछ सोचते हुए गंभीर होकर बोला, लेकिन एक जगह अब भी बाकी है। वीर ने हैरान होकर पूछा, अब कौन सी जगह बाकी रह गई है? तभी अमर गाड़ी घुमाते हुए रेलवे स्टेशन पर ले गया। अमर इतनी तेज गाड़ी चला रहा था मानो उसके लिए अभी रूही से ज्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं। हवा की रफ्तार से भी आगे गाड़ी चलाते हुए वो दोनों रेलवे स्टेशन आ गए। उधर रूही एक मन से नीचे देखे जा रही थी। उसका जी घबरा रहा था और दिल बैठा जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास जीने के लिए कोई वजह ही नहीं थी। वीर को बचाना ही होगा, पता नहीं किस हाल में होगा वो। रूही सहमी हुई सोचती है, समर्थ पर उसने भरोसा तो कर लिया था, पर ना जाने समर्थ वीर को किस हाल में छोड़ गया हो। रूही सिर्फ वीर के बारे में सोचे जा रही थी। वो किसी भी हाल में अपने मन को शांत नहीं कर पा रही थी। 2 साल पहले अमर उसे जब अपने घर ले आया था,
रूही तब नहीं जानती थी कि अमर से एक रिश्ता सा बन जाएगा। वो अमर को धोखा नहीं दे रही थी। काश वो ये बात अमर से कह पाती। रूही मगर परेशान होकर अपने आप से बोली, मैं तुम्हें शायद कभी नहीं भूल सकती। तुमने मुझे जो इज्जत और सम्मान दिया है, मैं उस सम्मान को भी बचा नहीं पाई। हो सके तो मुझे माफ कर देना। उधर अमर और वीर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। वीर, चलो जल्दी, हो ना हो तुम्हारी दीदी यहीं कहीं होगी, हमें जल्दी करना होगा। ये कहते हुए अमर वीर का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ स्टेशन के अंदर ले गया। दोनों स्टेशन के कोने में पहुंचकर रूही को ढूंढने की कोशिश करने लगे, पर रूही कहीं नहीं मिल रही थी। अमर की टेंशन बढ़ती ही जा रही थी। वीर भी बहुत परेशान था। अमर के बेबस होकर सब जगह घूमने पर भी जब रूही नहीं मिली तो वो हताश होकर प्लेटफॉर्म के बीच में बैठ गया। उसे इतना टूटा हुआ देखकर वीर भी बहुत दुखी हो गया था। दोनों बहुत थके हुए थे। वीर खुद इतना परेशान था, मगर फिर भी अमर को दिलासा देने लगा। अमर भैया, आप परेशान मत हो, दीदी हमें मिल जाएगी। अमर हार कर अपना सिर नीचे कर बेंच पर बैठ गया और वो बेबस होकर बोला, कहाँ चली गई हो रूही तुम, प्लीज वापस आ जाओ। वही रूही जिसे वो अपने घर ले आया था, वही रूही जो उसकी पत्नी की भाभी थी। मगर आज बात कुछ और है। आज अमर को ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म से उसकी जान निकल गई हो। प्लीज रूही वापस आ जाओ, वो फिर से बोलता है। वीर अमर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, दीदी नहीं मिली। मुझे लगता है उस समर्थ ने दीदी को फिर से फंसाया होगा। मैं उनके चंगुल से बच गया तो जरूर उन्होंने दीदी को किसी भी तरह फंसा लिया होगा। ये बात अमर के दिमाग में नहीं आई थी। उसने सीरियस होकर पूछा, तुम्हें समर्थ ने किडनैप किया था? वीर सिर हिलाकर बोला, हाँ, उसे हमारी प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए, इसीलिए उसने मुझे किडनैप किया था। लेकिन मैं आज वहां से बच निकला था। हो ना हो शायद दीदी को भी उसी ने अपनी चाल से फंसा लिया होगा। ये सुनते ही अमर का खून खौल उठा। वो गुस्से में गरजते हुए बोला, समर्थ ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मैं अब नहीं छोड़ूंगा उसे। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर समर्थ उसके सामने आ जाए तो वो उसे जान से मार देगा। अमर और वीर जहां बैठे थे, ठीक उनके सामने ही एक ट्रेन खड़ी थी जिसमें कई पैसेंजर्स बैठे हुए थे। उनमें रूही भी बैठी थी। ट्रेन की सीटी बजी और साथ ही रूही का दिल जोर से धड़कने लगा। वो अपनी भीगी पलकों से खिड़की से बाहर देखने लगी तो उसे स्टेशन पर एक सीट पर अमर और वीर बैठे दिखाई दिए। रूही का दिल उन्हें देखकर मचल उठा और वो गेट के पास भागी। लेकिन इतने में ट्रेन चलने लगी और बहुत जल्द ही ट्रेन की रफ्तार बढ़ गई। रूही तो ट्रेन से बाहर निकलना चाहती थी, पर अपने कदम उसने तुरंत पीछे कर लिए क्योंकि ट्रेन स्पीड में थी। रूही बस बेबस होकर उन दोनों को देख रही थी और ट्रेन आगे बढ़ती गई। क्या रूही कभी अमर और वीर से मिल पाएगी या फिर समर्थ की अगली चाल का शिकार हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला। रूही पूरी हिम्मत लगाकर ट्रेन से कूदने का फैसला कर लेती है और वो जैसे ही कूदने के लिए छलांग लगाने ही वाली होती है तो अचानक से पीछे से कोई उसे पकड़ लेता है। रूही ये समझ पाती कि उसे किसने पकड़ा है और क्यों। इसके पहले ही पीछे से आई एक आवाज ने रूही को सब समझा दिया। उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि समर्थ था। वो रूही को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, क्या लगा था तुम्हें? तुम इतनी आसानी से यहाँ से कूद जाओगी और थोड़ी बहुत चोट के साथ तुम्हें तुम्हारा भाई मिल जाएगा? ऐसा नहीं है रूही, आज तुम्हें इस ट्रेन में मैंने इसलिए नहीं बुलाया, बल्कि आज तो मैंने यहाँ तुम्हें तुम्हारे अंजाम के लिए बुलाया है। और इसके बाद वो रूही का चेहरा ट्रेन से बाहर की तरफ निकालते हुए बोला, आज अगर प्रॉपर्टी के पेपर्स के बारे में मुझे नहीं पता चला तो आज शहर के कुछ मात्र खूबसूरत चेहरों में से एक को मिटा दूंगा। रूही के चेहरे के सामने थोड़ी ही दूर पर एक खंबा आने वाला था और रूही को पता था समर्थ पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो चिल्ला रही थी कि उसे नहीं पता कि प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ हैं। ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके चिल्लाने की आवाज ट्रेन के अंदर किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी आवाज हवा में कहीं गुम हो रही थी। वो अपने एक हाथ से अंदर आने की कोशिश कर रही थी। खंबा बिल्कुल पास आ चुका था, इसीलिए रूही ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और तभी किसी ने उसे
अंदर की तरफ खींच लिया। रूही अब ट्रेन के अंदर थी और उसके सामने जमीन पर समर्थ पड़ा हुआ था। रूही ने जब अपना सिर उठाकर देखा तो वो अमर से लिपटी हुई थी और अमर ने उसको जोर से हक कर रखा था। अमर को अपने पास देखकर रूही ने अपने दोनों हाथों से अपनी पकड़ और तेज कर दी। ये मूवमेंट थम सा गया था। ट्रेन 140 की स्पीड से आगे बढ़ रही थी, लेकिन रूही के लिए तो उसकी दुनिया बिल्कुल रुक गई थी और शायद अमर के लिए भी। अमर रूही को दूर करके समर्थ तक पहुंचता, इसके पहले ही समर्थ उठकर वहां से भाग गया था। समर्थ ने अपने चेहरे पर वही काली शॉल ओढ़ रखी थी, इसीलिए अमर उसे पहचान नहीं पाया। रूही की तरफ देखते हुए बोला, कौन था ये और ये तुम्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहा था? रूही अमर से कुछ बोलती, इसके पहले ही उसकी नजर बगल में खड़े भाई वीर पर पड़ गई और उसने वीर को गले से लगा लिया और वो रोने लगी। वीर 1 साल बाद उसके पास था। इस समय रूही अपने भाई से मिलकर जैसे कोई भी बंधन से आजाद हो गई थी। उसने वीर को वापस लाने के लिए क्या क्या नहीं किया था। आज उसकी एक बहुत बड़ी टेंशन जैसे खत्म हो गई थी। तभी ट्रेन रुक गई और तीनों एक स्टेशन पर उतर गए। अमर ने रूही और वीर को पानी पिलाया और एक बेंच पर बिठाया। जब रूही थोड़ा शांत हुई तो अमर को देखकर बोली, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। जो लड़का ट्रेन में था वो कोई और नहीं बल्कि समर्थ था। समर्थ का नाम सुनते ही अमर के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वो उन दोनों की तरफ देखकर हैरान होते हुए बोला, रूही, तुम्हें गलत फहमी हुई है। समर्थ कैसे जिंदा हो सकता है? तभी वीर अमर की तरफ देखकर बोला, जिन गुंडों से आप मेरे लिए लड़ रहे थे उनमें से एक समर्थ भी था और वो जिंदा है। उस दिन जब घर में आग लगी थी तब आग में समर्थ बच गया था और वो सना की मौत का बदला ले रहा है और उसे हमारी प्रॉपर्टी के पेपर्स भी चाहिए। वीर और रूही की बात सुनकर अमर एकदम शॉक में था। वो रूही को देखकर बोला, तो फिर तुमने आज तक मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? रूही अमर को देखकर बोली, मैंने कई बार तुम्हें बताना चाहा, लेकिन कभी समर्थ की धमकियों ने मुझे रोक लिया और कभी हमारे बीच कुछ ऐसी मुश्किलें आ गईं कि हम बात ही ना कर सके। तभी अमर फिर से रूही को देखकर बोला, रूही, मैं बस तुमसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, पर ये 10 करोड़ रुपए घर पर आए कहाँ से? प्लीज आज मुझे सब सच बता दो। रूही अमर को देखकर बोली, समर्थ ने वीर को मुझसे मिलाने के लिए 10 लाख रुपए मांगे थे और वो 10 लाख रुपए मैंने नंदिता माँ से लेकर घर पर रखे थे, लेकिन न जाने कहां से उस बैग में 10 करोड़ रुपए निकले और हम फंस गए। रूही की बात सुनकर अमर हैरान होते हुए बोला, तुमने माँ से इस बारे में बात की? रूही उदास होते हुए बोली, वो इस समय शहर में नहीं है और उनका फोन भी नहीं लग रहा। अमर रूही की तरफ देखकर बड़ी सावधानी से बोला, देखो रूही, मैं नहीं जानता कि इसमें किसकी गलती है, लेकिन ये पूरी बात तुम्हें पुलिस को बतानी होगी। रूही अमर की बात सुनकर उसे देखकर बोली, और मैं ये बात किस सबूत के साथ उन्हें बताऊंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मेरी बात का कोई भी यकीन करे। रूही की बात सुनकर अमर बिल्कुल शांत हो गया। वीर को बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए वो स्टेशन पर ही कुछ दूर कुछ खाने के लिए लेने चला गया। अब रूही और अमर बिल्कुल अकेले थे और उनके बीच चुप्पी फैली हुई थी। तभी अमर रूही को देखकर बोला, मैंने घर चलने के लिए गाड़ी मंगाई है। लेकिन अमर की बात पर रूही बिल्कुल चुप थी, क्योंकि उसे वो बात याद आ गई थी जो अमर ने कल रात उससे कही थी, और वो अमर की जिंदगी की सारी परेशानियों की जड़ वो खुद को ही मान रही थी। इसीलिए वो अमर से इस बारे में कुछ भी नहीं बोली। रूही के कुछ देर चुप रहने के बाद अमर समझ गया था कि रूही शायद उसके साथ घर नहीं जाना चाहती, लेकिन ये चीज अमर को अंदर से झकझोर गई थी। वो अपने बुझे हुए मन से अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। उसने रूही की तरफ देखा, पर ज्यादा देर तक उससे आंखें मिला ना सका और उसने इधर उधर देखते हुए रूही से कहा, मैं समझ गया कि तुम मेरे साथ घर नहीं जाना चाहती, इसीलिए मैं बस इतना कहना चाहूंगा, तुम जहां भी रहो अपना और वीर का ध्यान रखना और मेरी तरफ से जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें भुलाने की कोशिश करना। और इतना बोलकर वो वापस जाने लगा। लेकिन न जाने क्यों अमर की आंखों के सामने हर चीज धुंधली दिखाई दे रही थी। लाख संभालने के बाद भी उसकी आंखों से आंसू गिर ही गए और तभी उसका ड्राइवर वहां आ गया।
जिसके साथ अमर बिना मुड़े ही स्टेशन से बाहर निकल गया। रूही तब तक अमर को देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से गायब नहीं हो गया, लेकिन अमर ने एक बार भी रूही की तरफ पलट कर नहीं देखा था। रूही को पता था कि अमर के मन में क्या चल रहा है। रास्ते भर अमर खुद को संभालने के बाद भी संभाल ना सका और उसकी आंखों से आंसू पता नहीं क्यों गिरे जा रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका अपना उसे छोड़कर चला गया है और जिसे वो चाहकर भी वापस नहीं ला सकता। कुछ देर बाद अमर घर आ चुका था। उसने जब डोरबेल बजाई तो मेड ने आकर दरवाजा खोला। अमर का चेहरा लाल था और उसकी टाई भी इधर उधर थी। कोट हाथ में था और आज जैसा अमर का भेष था ऐसा वो शायद कभी नहीं रहता था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ उजड़ सा गया है, लेकिन तभी अमर के कानों में एक आवाज गई जिसे सुनकर ऐसा लगा जैसे ये उसका वहम है। लेकिन अगले ही पल जब वो हॉल में आया तो उसके सामने एक मैजिक सा हो गया था जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। हॉल में रूही और वीर बच्चों के साथ खेल रहे थे। ये देखते ही अमर के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई और वो खुद पर कंट्रोल ना कर सका और रूही के पास आकर बोला, मुझे पता था तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। इतना खुश होकर अमर को बात करते आज रूही ने पहली बार देखा था। वो अमर की तरफ हैरानी से देख रही थी कि तभी अमर को लगा कि उसने शायद खुशी में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। इसीलिए वो शांत हो गया और फिर धीरे से बोला, थैंक यू। मैं नहीं जानता कि तुम किस वजह से वापस आई हो, लेकिन जिस भी वजह से आई हो तुमने ये फैसला सही किया है। इतना बोलकर अमर अपने रूम में चला गया और पता नहीं क्यों अचानक से उसको सब कुछ अच्छा लगने लगा था। उधर ट्रेन में समर्थ सबसे पीछे वाले कोच में जाकर बैठ गया। तभी अपने सामने से न्यूज़पेपर हटाते हुए उसके बगल में बैठी नंदिता उसे देखकर बोली, रूही कहाँ है? नंदिता को एक पल भी ऐसा नहीं लगा था कि ऐसा होगा। समर्थ उसकी तरफ देखकर बोला, रूही और वीर को अमर अपने साथ ले गया। नंदिता गुस्से से समर्थ को देखकर बोली, तुम वहां क्या कर रहे थे? वो लोग जा रहे थे और तुमने उन्हें जाने दिया? समर्थ नंदिता की तरफ देखकर बोला, मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन वो 3 थे और मैं अकेला, और अगर गलती से मैं उन तीनों के हाथ लग जाता तो वो ये प्रूफ कर देते कि मैं जिंदा हूँ, जो कि मैं नहीं चाहता। अगर मेरी पहचान दुनिया के सामने आ गई और मेरी असलियत सबको पता चल गई तो वो कहानी जो आज तक लोग सच मानते हैं वो झूठ हो जाएगी और सब रूही को सच मानेंगे, जो कि मैं कभी होने नहीं दूंगा। नंदिता उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में बोली, अब अगर कुछ भी ऐसा हुआ ना जो हमारे पक्ष में ना हुआ तो फिर तुम समझ लेना, तुम्हें मैं आधा तो छोड़ो 2% का भी हिस्सा नहीं दूंगी। और इतना बोलकर नंदिता ने अपना चेहरा घुमा लिया। शाम को रूही बालकनी में खड़ी थी। तभी अमर वहां आ गया। अमर को देखकर रूही उससे बोली, क्या हुआ, तुम आज मेरी बालकनी में? अमर उसे देखकर बोला, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, मैंने कुछ सोचा है, क्या तुम उसमें मेरा साथ देना चाहोगी? रूही अमर को देखकर थोड़ा हैरान होते हुए बोली, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रही हूँ। अमर ने रूही को देखकर बोला, देखो रूही, मैं जानता हूँ नंदिता माँ ने तुम्हारे लिए जो भी किया वो कोई नहीं कर सकता, और वो तुम्हारे लिए तुम्हारी सगी माँ से बढ़कर है, लेकिन कल कोर्ट में चलकर तुम्हें सच बताना होगा, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी 8 साल की मेहनत और मेरी ड्रीम जॉब सब खत्म हो जाएगी। रूही कुछ देर तक अमर की तरफ देखती रही और फिर बोली, ठीक है, मैं कल कोर्ट में आऊंगी और सबको सच बताऊंगी। रूही की बात सुनकर अमर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और वहां से चला गया। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई और भी था जो वहां इन दोनों की बात सुन रहा था, और वो थी समर्थ की भेजी हुई मेड। उन दोनों की बात सुनकर मेड वहां से चली गई और किचन में जाकर समर्थ को फोन मिला दिया। समर्थ ने जैसे ही फोन उठाया तो मेड उससे बोली, साहब, कल रूही मैडम कोर्ट में अपना बयान देने जा रही हैं, और अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो ये केस थोड़े दिन के लिए और बढ़ जाएगा। उसने जैसे ही उसको बताया तो समर्थ ने फोन काट दिया और वो तुरंत नंदिता के एनजीओ के लिए निकल गया। जब वो नंदिता के एनजीओ पहुंचा तो नंदिता रुपए गिन रही थी।
इतने सारे रुपए बेड पर देखकर एक पल को तो समर्थ की नीयत खराब हो गई, लेकिन अगले ही पल वो नंदिता को देखकर बोला, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। नंदिता उसे देखकर नोट साइड में करते हुए बोली, मन तो नहीं कर रहा तुम्हारी शक्ल भी देखने का, लेकिन मैं इतनी बुरी तरह से फंस चुकी हूं कि मुझे तुमसे बात करनी ही पड़ेगी। बैठो और बोलो क्या बात करनी है। नंदिता की बात सुनकर समर्थ उनके सामने बैठ गया और उन्हें देखकर बोला, कल रूही कोर्ट में पैसे वाली बात बताने जा रही है और इससे अमर को फायदा होगा। कोर्ट इतनी मोहलत तो उसको दे ही देगा कि वो कुछ ना कुछ सबूत जुटा ले। नंदिता समर्थ की बात सुनकर न जाने क्यों उस पर ही चिल्ला पड़ी और उससे बोली, समर्थ क्या तुम एक काम भी खुद से नहीं कर सकते? हर चीज में तुम्हें मेरे दिमाग की जरूरत पड़ती है। तुम्हें नहीं पता कि अगर रूही हमारे खिलाफ कुछ करने जा रही है तो तुम्हें क्या करना है? जाओ और जाकर ये प्लान बनाओ कि कल उसे कैसे रोकना है, और हर छोटी छोटी बात के लिए मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। अब दफा हो यहाँ से। नंदिता के गुस्से के सामने समर्थ कुछ नहीं बोला और वहां से खिसियाया हुआ वापस आ गया। लेकिन समर्थ को अब नंदिता पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कैसे रोकेगा समर्थ रूही को कोर्ट जाने से, और क्या नंदिता से होगा रूही का आमना सामना? जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला है। अगले दिन सुबह रूही ब्रेकफास्ट की टेबल पर अमर के साथ बैठी हुई थी। अमर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आज कोर्ट में तुम्हारे बयान के बाद शायद मुझे कुछ राहत मिले। वो दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि तभी बच्चों की बॉल उनके पैर के पास जाकर गिरी। वो दोनों एक साथ बॉल उठाने के लिए झुके तो उन दोनों के सर एक दूसरे से टकरा गए और उन दोनों की नजरें एक दूसरे पर आकर टिक गई। अमर रूही के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, लगी तो नहीं ना तुम्हें? रूही अमर की तरफ देखकर अपनी नजरें चुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। हर बार जब अमर और रूही पास आते थे तो उनके बीच एक अलग सा सुकून छा जाता था। थोड़ी देर के लिए वो दोनों सब कुछ भूल जाते थे और ऐसा एहसास दोनों तरफ से होना कहीं ना कहीं उन दोनों के अनकहे प्यार को एक माहौल दे ही देता था। लेकिन उन दोनों ने शायद फैसला किया था कि वो कभी अपना दायरा पार नहीं करेंगे और सिर्फ एक नाम भर के पति पत्नी के रिश्ते में बंद कर ही रहेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद अमर वहां से निकल जाता है और रूही से कहता है, तुम टाइम पर कोर्ट पहुंच जाना। रूही हाँ मिलाकर उसे जवाब देती है और अमर रूही पर आंख बंद करके भरोसा करते हुए बच्चों को लेकर वहां से निकल जाता है। अमर रास्ते में बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए कोर्ट जाने वाला था, जबकि रूही थोड़ी देर बाद वहां पहुंचने वाली थी। घड़ी में करेक्ट 11 बज रहे थे और 1 घंटे बाद रूही को कोर्ट पहुंचना था। इसीलिए उसने ड्राइवर से गाड़ी निकालने के लिए कहा, लेकिन तभी ड्राइवर रूही के पास आया और उससे बोला, मैडम आज मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। मेरे बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है और उसकी हालत सही नहीं है। प्लीज आप मुझे छुट्टी दे दीजिए। रूही ड्राइवर के चेहरे को देखकर समझ गई थी कि वो कितना ज्यादा परेशान है और थोड़ी बहुत ड्राइविंग रूही खुद भी कर लेती थी, इसलिए उसने ड्राइवर से जाने को कहा। लेकिन काफी दिनों बाद आज वो ड्राइविंग करने वाली थी और इस चीज को लेकर वो थोड़ा परेशान हो रही थी और किसी न किसी कीमत पर उसे कोर्ट तो टाइम पर पहुंचना ही था और वो ट्रैफिक के डर से खुद ही कार लेकर घर से निकल गई। वो शहर के कुछ शॉर्टकट जानती थी जिससे उसे ऐसा लग रहा था कि वो टाइम पर कोर्ट पहुंच जाएगी। और अभी रूही रास्ते में थी और वो बहुत सधे हुए हाथों से गाड़ी चला रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे रोड के किनारे खड़ी एक बुढ़ी आंटी अचानक से रोड पार करने लगी। रूही ब्रेक लगाती इसके पहले ही वो आंटी कार से आकर टकरा गई। रूही कुछ समझ पाती इससे पहले वो बूढ़ी औरत रूही की कार के नीचे थी। रूही ने जल्दी से ब्रेक लगाया और वो कार से उतरकर बाहर आई। आसपास के लोग रूही की तरफ ऐसे बढ़ रहे थे जैसे वो उसे छोड़ेंगे नहीं। रूही ने जब कार के नीचे झुककर देखा तो वो बूढ़ी औरत खून से लथपथ नीचे पड़ी थी और वो शायद बेहोश हो गई थी। कुछ लोगों ने आकर रूही को चिल्लाते हुए उस बूढ़ी औरत को बाहर निकाला। वहां खड़े लोग रूही को पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन रूही के दिमाग में इस वक्त सिर्फ उस बूढ़ी औरत के बारे में बातें चल रही थी। लोग क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। वो खुद को इन सब का दोषी मान रही थी।
और उसकी आंखों के सामने बार बार वो रात आ रही थी जब उसने समर्थ को और सना को जलते हुए देखा था। वो रोते हुए अपने मन में बोली, आज फिर मेरे हाथों से पता नहीं क्या हो गया। रूही इतना ज्यादा डर गई थी कि उसके हाथ कांप रहे थे। उसे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा डर लग रहा था। ये सब रूही एक बार फेस कर चुकी थी और वो इन सब से कैसे निकली थी ये बस उसे खुद ही पता था। वो इस बूढ़ी औरत को हर हाल में बचाना चाहती थी। उसने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया और एम्बुलेंस थोड़ी देर में वहां थी। लेकिन तभी वहां ट्रैफिक पुलिस आ गई और वो रूही से क्वेश्चन करने लगी। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। एक ऑफिसर ने रूही से लाइसेंस और कार के पेपर्स दिखाने को कहा। रूही को पता था कि कार के पेपर्स कार में ही होंगे, लेकिन जब उसने देखा तो वहां कोई पेपर नहीं थे और वो अपना लाइसेंस भी घर पर ही भूल कर आई थी। फिर एक बार उसने घड़ी में टाइम देखा तो 11:30 हो चुके थे। अब उसके पास आधा घंटा बचा था। उसका कोर्ट में पहुंचना बहुत जरूरी था। उसे पता था कि अमर उसका वहां इंतजार कर रहा होगा। वो ट्रैफिक पुलिस के लोगों से हाथ जोड़ते हुए बोली, सर प्लीज आप मुझे अभी जाने दीजिए। आप चाहे तो मेरी कार अपने पास रख सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरा कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है। वो लोग रूही की तरफ देखकर बोले, हम जिसे भी पकड़ते हैं वो यही बोलता है, आपको अभी कार के साथ हमारे ऑफिस चलना होगा और जब तक उस बूढ़ी औरत को होश नहीं आ जाता तब तक आप वहीं रहेंगी। रूही उनके सामने मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वो लोग रूही की बात सुनने को तैयार नहीं थे। रूही ने तुरंत फोन किया और घर से मेड जब तक लाइसेंस और गाड़ी के कागज लेकर पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी में 12 बज चुके थे और टाइम खत्म हो चुका था। रूही के हाथ पैर फूल रहे थे और उसे लग रहा था कि अब वो अमर का सामना कैसे करेगी। हॉस्पिटल से पता चला कि वो औरत अब ठीक है, उसे बस हल्की चोट आई है, तो ट्रैफिक पुलिस वालों ने रूही को छोड़ दिया। रूही अभी अपनी गाड़ी के पास आ रही थी, उसके कदम बिल्कुल थमे हुए से हो गए थे। उसकी नजर रोड के उस पार खड़े समर्थ पर गई, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। समर्थ ने वहां से ही रूही को अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी की तरफ इशारा किया और उसे समझा दिया कि ये सब समर्थ का प्लान किया हुआ था और वो अपनी चाल में कामयाब हो चुका है। रूही समर्थ की तरफ देखकर कुछ न बोल सकी। उसके अंदर का गुस्सा और कुछ न कर पाने की खिसियाहट सिर्फ आंखों से आंसू बनकर बाहर आ गए और वो कार में बैठ गई। रूही वापस घर आ चुकी थी, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे पता था कि अब अमर की लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया होगा और वो भी उसकी सिर्फ एक लापरवाही की वजह से। वो अमर की जगह खुद को रखकर सारी बातें समझने की कोशिश कर रही थी और उसे बार बार एक ही बात समझ में आ रही थी कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। उसे एक बार देखना चाहिए था कि कार में सारे कागज हैं कि नहीं और उसे गाड़ी ध्यान से चलानी चाहिए थी। दोपहर से रात हो गई, लेकिन अभी भी अमर घर पर लौटकर नहीं आया था। जब रूही की नजर घड़ी पर गई तो रात के 10:30 बज रहे थे। रूही घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, अमर कहाँ होगा, वो ठीक तो है ना? और इतना कहते हुए उसने अमर को फोन करना शुरू किया, लेकिन अमर का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद जब उसे कोई सहारा ना दिखा तो उसने अमर के वकील को फोन कर दिया, जो अमर का केस देख रहे थे। वकील के फोन उठाते ही रूही घबराई हुई सी बोली, आप एडवोकेट राणे बोल रहे हैं? उधर से जवाब आया, जी मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन? रूही बेचैन होकर बोली, मैं अमर की वाइफ बोल रही हूँ। आज वो कोर्ट आए थे और उसके बाद वो घर नहीं पहुंचे। क्या आप बता सकते हैं कि वो कोर्ट से कितने बजे निकले? रूही की ये बात सुनकर वो लॉयर कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मैंने आज पहली बार किसी इंसान को इतना हताश देखा है। मुझे पता है अमर ऐसे नहीं थे, उन्हें जरूर किसी ने फंसाया है, लेकिन मैं ये कलंक उसके माथे से न मिटा सका। और कोर्ट में जब उसकी जॉब छीनने की बात कही गई उसके बाद वो बिल्कुल शिथिल सा हो गया और बिना किसी से कुछ भी बोले कोर्ट से बाहर चला गया। उनकी बात सुनकर रूही घबराते हुए बोली, लेकिन वो कहाँ गए? कुछ तो पता होगा ना आपको? वो लॉयर रूही से बोला, मैं ये तो नहीं बता सकता कि अमर कहाँ गए, लेकिन वो जहां भी हैं आपको उन्हें जल्दी ढूंढना होगा, क्योंकि इस वक्त वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं है और उन्हें किसी के साथ की जरूरत है और वो साथ आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। और इतना बोलकर उस एडवोकेट ने फोन काट दिया।
अब रूही के सामने सबसे बड़ी मुश्किल थी कि वो अमर को कहाँ ढूंढे, लेकिन फिर भी वो ड्राइवर के साथ निकल पड़ी। रोड पर रूही की निगाहें इधर उधर हर तरफ अमर को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रात के सन्नाटे में सिर्फ कुछ ही गाड़ियां रोड पर दिख रही थी, बाकी कोई नहीं था। तभी ड्राइवर रूही से बोला, मैडम, हमने उन सारे रास्तों को देख लिया जहां अमर सर आते जाते थे। अब बस एक ही रास्ता बचा है, जो इस शहर से बाहर जाने वाला रास्ता है। रूही ड्राइवर को देखकर बोली, ठीक है, हम उस पर भी अमर को ढूंढेंगे। रूही का चेहरा साफ बता रहा था कि वो कितनी ज्यादा परेशान है। वो अपने मन ही मन बोली, मैंने अमर को ऐसा घाव दे दिया है जो शायद मैं कभी भी नहीं भर पाऊंगी, चाहे मैं उसके लिए कुछ भी कर लूं। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अमर से अब नजर कैसे मिलाऊंगी और किस हक से मैं उसका दर्द बांटने की बात कहूंगी। अभी कार थोड़ी दूर ही चली थी कि तभी अचानक से कार बंद हो गई। ड्राइवर बाहर उतरते हुए बोला, मैडम, आप अंदर बैठिए, मैं देखता हूं कि क्या हुआ है। ड्राइवर बाहर आया और कुछ देर तक कार के इंजन को खोलकर सही करता रहा, लेकिन कार में बैठी रूही को उलझन हो रही थी। वो अमर को ढूंढने में बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो कार से उतरकर बाहर आई और ड्राइवर को देखकर बोली, मैं सीधे इसी रास्ते पर आगे चल रही हूँ, कार ठीक होते ही तुम आ जाना। ड्राइवर रूही की बात सुनकर उसे रोकते हुए बोला, मैडम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कितनी रात हो गई है और आपका अकेले शहर के बाहर जाने वाले रास्ते पर चलना सही नहीं होगा। आप नहीं जानती यहाँ किस तरह के लोग आते जाते रहते हैं। रूही मुड़कर ड्राइवर की तरफ देखकर बोली, इस वक्त मैं सिर्फ अमर के बारे में सोच रही हूँ। और इतना बोलकर वो सीधे सामने की तरफ बढ़ने लगी। रूही जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी तो ओवर ब्रिज शुरू हो रहा था। अभी रूही पुल पर चढ़ना शुरू की ही थी कि तभी एक गाड़ी उसके बगल से निकली और उसमें बैठे कुछ बदतमीज लड़के कार का शीशा नीचे करके रूही को सीटी मारकर वहां से निकल गए। ये देखकर रूही को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने अपना सिर झुका लिया और तेज कदमों से डरते हुए आगे बढ़ने लगी। तभी उसे दिखा कुछ दूर ओवर ब्रिज के किनारे बाहर की तरफ पैर डालकर कोई बैठा हुआ है। वो हैरानी से उस आदमी को देखते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो जब उसके पास पहुंची तो वो दंग रह गई, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि अमर था। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि वो अमर से क्या बोले, क्योंकि वो अमर से आंखें भी नहीं मिला सकती थी। लेकिन फिर भी रूही को इस वक्त सबसे ज्यादा अमर की चिंता थी। वो जाके अमर से थोड़ा दूर खड़ी हो गई और उसे देखकर जोर से बोली, अमर, पैर पीछे करो वरना तुम गिर जाओगे। जैसे ही रूही ने इतना कहा तो अमर उस ओवर ब्रिज की पतली सी दीवार पर खड़ा हो गया। अब रूही की सांसें और भी तेज हो गई थी, क्योंकि एक हल्का हवा का झोंका भी अमर को नीचे गिरा सकता था। तभी रूही की नजर वहां रखी दारू की बोतल पर गई। रूही अमर को देखकर बोली, तुमने शराब पी है? रूही को पता था कि अमर कभी भी शराब नहीं पीता और ये देखकर वो समझ गई कि अमर आज बिल्कुल अपने होश में नहीं है और उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है। कैसे वापस लाएगी रूही अमर को घर पर और क्या होगा अमर का फैसला रूही के लिए? क्या रूही अपनी सफाई पेश कर पाएगी अमर के सामने? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ और सिर्फ। अमर की बातें सुनकर रूही रोते हुए उससे बोली, अमर प्लीज, मेरे लिए नहीं तो कम से कम बच्चों के लिए ही तुम नीचे उतर जाओ और चलो, वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बच्चों का नाम सुनते ही अमर बिल्कुल शांत हो गया और कुछ देर बाद नीचे उतर आया। रूही उसके चेहरे को देखकर साफ समझ रही थी कि वो इस समय कितने ज्यादा दुख में है। रूही ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो अमर ने एक झटके में उसका हाथ झटक दिया और उसे देखकर बोला, मैंने तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। तुम्हें पता है रूही, आखिरी वक्त तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया। मुझे पता था कि मेरी रूही ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन आज मेरा भरोसा, मेरी नौकरी, मेरा रुतबा, मेरा गुरूर सब कुछ खत्म हो गया। उस कोर्ट से मैं एक लुटे हुए इंसान की तरह बाहर आया। फिर वो रोते हुए अपने आंसू पोंछकर बोला, रूही, तुम्हें पता है मैं किसी से आंखें नहीं मिला पा रहा था और मुझे नहीं पता कि आज मैं अपने साथ क्या करने वाला था। तुम
हमने गलत किया यहाँ पर आकर। अब मैं अपनी सारी जिंदगी क्या सोचकर बिताऊंगा और क्या जवाब दूंगा मैं अपने अस्तित्व पर उठते सवालों का कि हाँ मैंने ये किया था, चूंकि तुम भी जानती हो कि मैंने नहीं किया। इसके आगे वो कुछ बोलता, इससे पहले ही उसकी आंखें बंद हो गई। ज्यादा नशे में होने की वजह से अमर अपने होश खो चुका था और वो रूही के कंधे पर झूल गया। रूही ने अपने दोनों हाथों से अमर को पकड़ लिया और तभी सामने ड्राइवर कार लेकर आ गया। ड्राइवर कार से उतरते हुए भागकर रूही के पास आया और अमर को देखकर बोला, सर ने आज ड्रिंक की है। वो ड्राइवर से कुछ न बोल सकी और ड्राइवर की मदद से अमर को कार में बिठाने लगी। अमर को कार में बिठाने के बाद रूही उसके बगल में बैठी बस एकटक उसे देखे जा रही थी और उसे इतना बुरा लग रहा था अमर की इस हालत को देखकर कि उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था और वो खुद को इन सब का जिम्मेदार मान रही थी। आधे घंटे बाद रूही अमर के साथ घर पर थी। बच्चे कोने में डरे से खड़े थे। उन्होंने अमर को आज से पहले ऐसे कभी नहीं देखा था। ड्राइवर और रूही के कंधे पर अमर का हाथ रखकर उसे अंदर लाया गया और रूही ने उसे रूम में लिटा दिया। बच्चे आज पहली बार डरते डरते रूही के पास आए और उसे देखकर बोले, मम्मी क्या हुआ है पापा को? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? बच्चों की बात सुनकर रूही घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और उन दोनों को अपने गले लगाते हुए बोली, पापा एकदम ठीक हो जाएंगे, उनकी तबीयत सही नहीं है। तुम लोग अभी अपने कमरे में जाकर सो, वो तुमसे सुबह जरूर बात करेंगे। और इतना बोलकर उन दोनों को रूही ने उनके कमरे में भेज दिया। फिर उसने दूसरे कमरे में लेटे वीर को देखा जो सो रहा था। शायद अभी भी डॉक्टर की दवा का असर उस पर था और वो इतना कमजोर हो गया था कि वो अभी ज्यादा चल फिर नहीं सकता था। इसीलिए रूही ने उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया और जाकर अमर के सिरहाने पर बैठ गई। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बस ये लग रहा था कि जल्द से जल्द अमर ठीक हो जाए, जो कि इतना आसान नहीं था। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाकर देखा तो समर्थ का कॉल था। रूही ने गुस्से से समर्थ का फोन उठाया और बोली, तुमको जो करना था तुमने कर लिया। अब मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती। अब इससे ज्यादा तुम मेरे साथ क्या बुरा करोगे? इतना बोलकर वो फोन काटने ही वाली थी कि तभी समर्थ उधर से बोला, रूही ये तो बस शुरुआत है। अभी तो तुमने सिर्फ अपनी कुछ चीजों को खोया है। अभी तुमने अपना सब कुछ नहीं खोया और जब तक मैं तुम्हारा सब कुछ छीन नहीं लूंगा मैं चैन से नहीं बैठने वाला। उसकी बात सुनकर वो गुस्से में बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? जान लोगे मेरी? उधर से समर्थ हंसते हुए बोला, नहीं, तुम्हारी जान का मैं क्या करूंगा? मैं तो बस तुम्हारे सर की छत छीनूंगा। समर्थ ने जैसे ही इतना कहा तो रूही एकदम शांत हो गई। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, अभी तो बस अमर की नौकरी गई है, तब वो इतना ज्यादा बौखला गया है। सोचो जब उससे ये घर छिन जाएगा, उसके बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाएगा, वो एक रुपए के लिए मोहताज हो जाएगा, तब उसकी हालत कैसी होगी? इसीलिए रूही मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अमर का ध्यान रखना। समर्थ आगे भी कुछ बोलने वाला था, तभी उसके पीछे से एक आवाज आई जो कि एक औरत की थी और उसे सुनकर रूही के कान खड़े हो गए। रूही कुछ बोलती उससे पहले समर्थ ने फोन काट दिया। रूही ने बार बार समर्थ को फोन किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। रूही परेशान होते हुए बोली, कौन औरत हो सकती है इसके साथ और क्यों? फिर वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, कहीं तो सुना है मैंने इस आवाज को। रूही अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ नंदिता की है। रात भर रूही अमर के कमरे में बिना पलक झपकाए पूरी रात गुजार देती है। अगली सुबह जब अमर आंख खोलता है तो उसका सिर बहुत भारी होता है। वो अपने बगल में रूही को बैठा हुआ देखता है तो वो समझ जाता है कि रूही रात भर सोई नहीं है, लेकिन उसे बीती रात का कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी रूही उसके सामने नींबू पानी का ग्लास लेकर खड़ी हो गई
और उसे देखकर बोली, प्लीज इसे पी लो, तुम्हें अच्छा फील होगा। अमर ने एक बार रूही को देखा और फिर न जाने क्या सोचकर उसने नींबू पानी के ग्लास को रूही के हाथ से ले लिया। रूही अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। तभी अमर उसे देखकर बोला, मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो मुझे किसी की जरूरत पड़े, तुम यहां से जा सकती हो। जब अमर ने ऐसा कहा तो रूही चुपचाप उस रूम से बाहर निकल गई। वो अभी अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी वीर ने उसे एक आवाज दी, दीदी यहाँ आना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वीर की बात सुनकर रूही उसके पास चली गई। वीर रूही की तरफ देखकर बोला, दीदी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ समर्थ ही नहीं है जो ये सब कर रहा है, उसके साथ कोई और भी है। वो अक्सर फोन पर बातें करता था और उसे जैसे इंस्ट्रक्शंस मिलते थे वो वैसे ही सारा काम करता था। रूही हैरानी से वीर को देखते हुए बोली, तुम सच बोल रहे हो? ये बात मैंने कल नोटिस भी की है, लेकिन वो कौन है ये मैं जान नहीं पाई। वीर, क्या तुमने कभी किसी की आवाज सुनी या किसी पर तुम्हें शक हो, क्योंकि तुम उसके पास 1 साल रहे हो? वीर कुछ सोचते हुए बोला, नहीं दीदी, वो हमेशा मुझसे दूर जाकर बात करता था और जब भी कोई उससे मिलने आता था तो वो मुझे ऊपर के कमरे में बंद कर देता था, इसीलिए मैं नहीं जानता कि वो कौन है। लेकिन हाँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि समर्थ ये सब अपने दिमाग से नहीं कर रहा। रूही उसके आगे कुछ बोलती इसके पहले वीर बोल पड़ा, दीदी एक और बात है जो शायद आप नहीं जानती, हमारी माँ की मौत नॉर्मल नहीं थी, उन्हें जानबूझकर किसी ने मारा था। उनकी दवा में उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे समर्थ के घर पर मिली। लेकिन इसके पहले कि मैं उसे अपने साथ छुपाता, समर्थ ने मुझे देख लिया और उसने मुझे बहुत पीटा। रूही वीर को गले लगाते हुए बोली, ये बात हमें पता करनी होगी कि हमारी माँ को हमसे किसने छीना और क्यों, और अब मैं तुम्हें खुद से दूर कहीं नहीं जाने दूंगी। वीर रूही की तरफ देखकर बोला, दीदी ये सब एक बार में ही खत्म हो सकता है। अगर समर्थ को प्रॉपर्टी के पेपर्स हम लोग दे दें, वैसे ही वो मरने मारने पर उतर आया है। अगर प्रॉपर्टी के पेपर्स से सब कुछ खत्म होता है तो हमें ये कर देना चाहिए। रूही वीर की बात सुनकर परेशान होते हुए बोली, लेकिन वीर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं है। वीर उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, तो फिर प्रॉपर्टी के पेपर हैं कहाँ अगर हम दोनों के पास नहीं है तो? रूही वीर की तरफ देखकर बोली, मैं सच में नहीं जानती। तभी रूही को एहसास हुआ जैसे कोई उनकी बातें सुन रहा है। वो दबे कदमों से बाहर जाती है तो वहां कोई नहीं था, लेकिन रूही का एहसास सच था। वो मेड उन दोनों की बातें सुन रही थी, लेकिन उसने जब देखा कि रूही बाहर आ रही है तो वो तुरंत जाकर किचन में काम करने लगी। मेड रूही को देखकर बोली, मैडम नाश्ता तैयार है। उसकी बात सुनकर रूही ने हाँ में सिर हिलाया और बच्चों और वीर को लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गई। उधर मेड के पास यही सही मौका था जब वो सारी बातें समर्थ तक पहुंचा सकती थी। वो तुरंत गार्डन एरिया में गई और उसने समर्थ को फोन लगा दिया। समर्थ ने जैसे ही फोन उठाया वो बोली, सर मुझे नहीं लगता आपको यहाँ कुछ मिलेगा। मैंने अभी वीर और रूही को बात करते हुए सुना, उन दोनों के पास प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं है, वो झूठ नहीं बोल रहे। मेड की बात सुनकर समर्थ बिल्कुल शांत हो गया और फिर बोला, ठीक है, फिर भी तुम उन दोनों पर नजर रखो और अगर वो घर से बाहर निकलते हैं या किसी से भी बात करते हैं तो मुझे तुरंत बताना। इतना बोलकर समर्थ ने फोन काट दिया। रूही, वीर और बच्चे डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, लेकिन अमर अभी भी अपने कमरे में था। रूही ने धीरे से बच्चों से कहा, जाओ पापा को लेकर आओ, उन्होंने रात में कुछ भी नहीं खाया था। रूही की बात सुनकर बच्चे अमर के कमरे में गए और उसे हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर ले आए। डाइनिंग टेबल की खामोशी साफ बता रही थी कि गुजरी पिछली रात कुछ तो हुआ था जो सही नहीं था, लेकिन बच्चे सब बातों से अनजान थे। वो अमर को देखकर बोले, पापा मेरे सारे फ्रेंड्स वाटर पार्क गए हैं, हमें भी वाटर पार्क जाना है। बच्चों को उम्मीद थी कि उनके एक बार किसी भी बात को बोलने पर उनके पापा उन्हें उस चीज के लिए तुरंत हाँ कर देंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अमर उन दोनों को देखकर बोला, हम अभी कहीं नहीं जा सकते, तुम लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और इतना बोलकर अमर
डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में चला गया। लेकिन रूही को यह बात अंदर से झकझोर गई थी। जो उदासी के साथ अमर ने बच्चों से बात की थी, वो उदासी आज के पहले उसने अमर के चेहरे पर कभी नहीं देखी थी। रूही अपने मन ही मन बोली, आज मेरी वजह से अमर इस हालत में पहुंचा है। आज पहली बार उसने अपने बच्चों को किसी भी चीज के लिए मना किया है। मैं समझ सकती हूँ कि उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन चाहकर भी मैं कोई मदद नहीं कर सकती। इतना सोचते हुए रूही के दिमाग में पता नहीं क्या आया और वो डाइनिंग टेबल से उठकर सीधे ही घर से बाहर निकल गई। वीर ने उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसने पलट कर नहीं देखा। वो घर से निकलते हुए खुद से बोली, अब मैं किसी भी हाल में अमर को उसकी खोई हुई इज्जत और उसका मिट चुका अस्तित्व उसे लौटा कर ही रहूंगी। कहाँ जा रही थी रूही और अब वो क्या करने वाली थी अमर के लिए? कैसे सब कुछ सही करेगी रूही? जानने के लिए सुनते रहिए। कुछ देर बाद रूही एक ज्वेलरी शॉप पर बैठी हुई थी। दरअसल वो अपनी थोड़ी बहुत ज्वेलरी जो उसके पास थी वो बेचने आई थी और उसे बेचकर वो बच्चों की जरूरतों को और अमर के लिए कुछ करने वाली थी। अपने गले की चेन और इयररिंग्स बेचकर रूही को अच्छे खासे पैसे मिल गए थे। पैसे लेकर थोड़ी देर बाद रूही घर पर आ गई और वो बच्चों को वाटर पार्क का टिकट देते हुए बोली, तुम लोगों को उदास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, ये लो तुम्हारा वाटर पार्क का टिकट। तुम लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ वाटर पार्क जा रहे हो। रूही की बात सुनकर बच्चे खुश तो बहुत हुए थे, लेकिन अगले ही पल वो सहम से गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि रूही अचानक से इतना बदल क्यों रही है और वो क्यों उन दोनों का इतना ख्याल रख रही है। वो वाटर पार्क की टिकट्स को हाथ में नहीं पकड़ रहे थे। तभी रूही उनके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, तुम लोगों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बुरी नहीं हूँ। मैंने जो भी किया तुम दोनों के अच्छे के लिए किया और ये बात तुम्हें बाद में पता चलेगी, लेकिन अभी के लिए तुम दोनों मेरा यकीन करो। जब रूही ने ऐसा कहा तो बच्चों ने टिकट्स हाथ में ले ली और मुस्कुराते हुए उसके गले लग गए। तभी रूही को एक बार फिर से समर्थ का कॉल आया और आज रूही ने पहली बार समर्थ का कॉल कट कर दिया था। समर्थ गुस्से से तिलमिलाते हुए बोला, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मेरा फोन काट दिया। समर्थ की बात सुनकर सामने बैठी नंदिता मुस्कुराते हुए बोली, भूलो मत, ये हिम्मत भी तुम्ही ने उसको दी है। ना तुम वीर के साथ लापरवाही करते और न वीर इस घर से बाहर जाता और न रूही के अंदर इतनी हिम्मत आती। समर्थ नंदिता की तरफ देखते हुए बोला, मुझे पता है उसे कैसे काबू करना है, आप ये मुझ पर छोड़ दीजिए। उसकी बात सुनकर नंदिता मुस्कुराते हुए बोली, एक बार तुम पर छोड़कर सब कुछ देख तो चुकी हूँ। क्या किया तुमने तुम्हें खुद पता है। नंदिता की बात सुनकर समर्थ चुप हो गया और उसने फिर से रूही को कॉल किया। इस बार रूही ने फोन उठा लिया और वो गुस्से में बोली, अब क्या चाहिए तुमको? मैंने कहा ना मेरे पास कुछ नहीं है और तुम्हें जो करना है तुम करो। समर्थ उसे धमकी देते हुए बोला, तुम भूल गई ना तुम्हें बच्चों के साथ कैसे रहना है। रूही, ये मत भूलो कि इस घर के अलावा तुम लोगों के पास कोई ठिकाना नहीं है। समर्थ की बात सुनकर रूही गुस्से से बोली, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, सिवाय मुझे बार बार कॉल करने के। और इतना बोलकर रूही ने फोन काट दिया। समर्थ फोन को देखकर बोला, अब मुझे जल्द से जल्द रूही को उसकी औकात दिखानी होगी, वरना इसके अंदर मेरा डर खत्म होता जाएगा। रात में डिनर के टाइम फिर से सभी एक साथ थे और अमर पता नहीं कहाँ खोया हुआ था। रूही बच्चों को खाना खिला रही थी। तभी मेड तेजी से बोली, अरे मैडम, आपकी चेन और इयररिंग्स कहाँ गए? मेड की बात सुनकर रूही उसे आंख दिखाते हुए चुप रहने का इशारा करने लगी, लेकिन तभी ये बात सुनकर अमर की नजर रूही पर टिक गई और उसकी आंखों में भी वही सवाल था जो मेड ने रूही से पूछा था। रूही अपना सिर नीचे करते हुए धीरे से बोली, वो मैंने बेच दिया। रूही की बात सुनते ही अमर गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हो गया और रूही की तरफ देखकर बोला, मेरे साथ तुम रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अमर की बात सुनकर रूही अंदर से डर रही थी, क्योंकि उसे पता था उसने जो भी किया है वो अमर को पसंद नहीं आएगा। लेकिन फिर भी वो अमर के रूम में चली गई, जहां अमर खिड़की के पास खड़ा था। रूही के आते ही अमर उसकी तरफ मुड़कर खड़ा हो गया और उसे देखकर बोला, क्यों कर रही हो तुम ये सब? यही दिखाने के लिए ना कि तुम बहुत अच्छी हो और तुम मेरे बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हो।
देखो रूही, मुझ पर कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ ना कुछ करके सब कुछ सही कर दूंगा और अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दूंगा। बस मेरी नौकरी गई है, मैं मरा नहीं हूं अभी। अमर की बात सुनकर रूही उसकी तरफ देखकर बोली, अमर प्लीज ऐसे मत बोलो, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। उस दिन जो हुआ वो समर्थ की वजह से हुआ। रूही ने जैसे ही इतना कहा तो अमर उसकी बात काटते हुए बोला, तुम समर्थ के साथ आ रही थी क्या वहां? नहीं ना? उसकी बात सुनकर रूही ना में सिर हिलाने लगी और ये देखकर अमर गुस्से से बोला, रूही ये समझ लो, समर्थ तुम्हें तब तक परेशान कर सकता है जब तक तुम चाहो। अब तुम्हारी कोई कमजोर कड़ी उसके हाथ में नहीं है और वैसे भी मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। तुम्हें जो करना था तुम कर चुकी हो, लेकिन ये एहसान दिखाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। और इतना बोलकर वो कमरे से बाहर चला गया। रूही अपनी जगह पर खड़ी खुद को कोस रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये सब कैसे सही होगा। रात के वक्त बच्चों को सुलाने के बाद रूही अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। उसे घर का ये माहौल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी उसकी नजर बेड पर रखी उसके फोन पर गई और वो उसे देखकर बोली, मुझे एक आखिरी बार कोशिश तो करनी होगी। और इतना बोलकर उसने अपना फोन उठाया और समर्थ को फोन लगा दिया। समर्थ ने फोन उठाया और रूही से बोला, इतनी रात को तुम्हें मेरी याद कैसे आ सकती है? तुम्हारा पति तो अमर है ना? ये बात भूल गई हो क्या तुम, या फिर उसने तुम्हें ठुकरा दिया? रूही गुस्से से बोली, मेरे पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक समझौता करना चाहती हूँ। रूही की बात सुनकर समर्थ जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, सच में रूही, तुम मेरे साथ समझौता करना चाहती हो और तुम्हें लगता है कि मैं मान जाऊंगा? रूही उसकी बात पर जवाब देते हुए बोली, हाँ, क्योंकि जिस तरह तुम मेरी कमजोर कड़ी को अपने हाथ में लेकर मुझे अपने इशारों पर नचा रहे थे, इस तरह मेरे भी हाथ कुछ लग गया है। इतना सुनते ही समर्थ बिल्कुल शांत हो गया। तभी रूही उससे बोली, देखो समर्थ, मैं जान चुकी हूँ कि इन सब के पीछे तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ कोई और भी है जो कदम कदम पर तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे बढ़ा रहा है और ये गुत्थी सुलझाते मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। जो भी तुम कर रहे हो उसे वहीं रोक दो। रूही की बात सुनकर समर्थ ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया और फोन काटते ही वो तुरंत नंदिता के एनजीओ पहुंच गया, जहां नंदिता कुछ लोगों से बात कर रही थी। समर्थ अपनी काली शॉल में पीछे के दरवाजे के पास खड़ा था। नंदिता की नजर जैसे ही समर्थ पर गई तो उसने सामने बैठे लोगों से जाने के लिए कहा और गुस्से में समर्थ के पास आकर बोली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बिना बताए यहाँ मत आया करो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ मेरा चेहरा इस दुनिया के सामने आए। समर्थ उसकी तरफ देखकर बोला, लेकिन रूही को पता चल चुका है। उसने अभी मुझे फोन पर कहा कि वो जान गई है कि मेरे साथ कोई और भी है। नंदिता समर्थ का हाथ पकड़कर उसे अंदर लाई और उसे आंखें दिखाते हुए बोली, समर्थ कुछ भी हो जाए, मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए। इसके लिए तुम्हें जो भी करना पड़े तुम करो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरा नाम बाहर आ गया ना तो ये सारा खेल वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। ये सुनकर समर्थ नंदिता की तरफ देखकर बोला, मुझे आपको एक बात और बतानी थी। वो प्रॉपर्टी के पेपर्स रूही और वीर के पास नहीं है। वो दोनों झूठ नहीं बोल रहे हैं। समर्थ की बात सुनकर नंदिता हैरान हो गई और उससे बोली, ठीक है, वो सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, लेकिन अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ और इस बात का ध्यान रखना कि रूही को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। इतना बोलकर वो समर्थ को वहां से भेज देती है और खुद से कहती है, अब एक ही रास्ता है प्रॉपर्टी के पेपर्स तक पहुंचने का। अगले दिन रूही अपने कमरे में बैठी थी, तभी वीर उसके पास आया और उसे देखकर बोला, दीदी, हमें कैसे ना कैसे करके अब प्रॉपर्टी के पेपर्स को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर वो हमारे पास नहीं है तो वो किसी के पास भी नहीं जाने चाहिए। वीर की बात सुनकर रूही अपनी जगह से खड़ी हो गई और उसे देखकर बोली, तुम सही बोल रहे हो, हम आज ही हवेली जाकर उन पेपर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर पापा ने वो पेपर्स हम लोगों को नहीं दिए तो वो जरूर हवेली पर ही होंगे और माँ के जाने के बाद उन्हें किसी ने नहीं लिया होगा। इतना बोलकर वो कुछ देर बाद वीर के साथ कार से हवेली के लिए निकल गई। हवेली पहुंचकर रूही और वीर अपनी बचपन की यादों में कहीं खो से गए थे। वो आंगन जहां वो दोनों खेलते रहते थे और वो किचन जहां उनकी माँ उनके लिए खाना बनाती थी, ये सब उनकी आंखों के सामने आते ही उन दोनों की आंखें भर आती हैं।
तभी रूही वीर के कंधे पर हाथ रखकर बोली, ये वक्त बहुत हिम्मत से काम लेने का है वीर। हमें अपनी यादों को अपने मन में रखकर इस हवेली का हर कोना ढूंढना है, वो भी समर्थ के ये जानने से पहले कि हम लोग यहाँ आए हैं। उधर मेड ये बात समर्थ को बताती है कि रूही वीर को लेकर हवेली गई है। समर्थ नंदिता एक साथ ही बैठे थे। समर्थ नंदिता को देखकर बोला, हमें भी हवेली चलना होगा। नंदिता समर्थ को देखकर गुस्से से बोली, तुम बिल्कुल पागल हो। रूही और वीर के होते हुए हम हवेली में नहीं जा सकते, हमें कुछ और सोचना होगा। समर्थ नंदिता को देखकर बोला, लेकिन कुछ और सोचने से पहले वो पेपर रूही के हाथ में लग जाएंगे। नंदिता समर्थ को समझाते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, वो पेपर अगर उन्हें मिल भी गए तब भी वो आएंगे हमारे पास ही। और इतना बोलकर नंदिता समर्थ के घर से निकल गई। नंदिता ने समर्थ से झूठ बोला था क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं लालच आ गया था और वो अकेले ही उन पेपर्स को पाना चाहती थी। वो समर्थ से झूठ बोलकर सीधे हवेली के लिए निकल गई। उसे हवेली का चप्पा चप्पा पता था और उसे पता था कि उसे रूही और वीर से छिपकर कैसे उस हवेली में पेपर्स ढूंढने हैं। लेकिन ये चूहा बिल्ली का खेल किस हद तक कामयाब होगा ये किसी को नहीं पता था। कुछ देर बाद नंदिता की कार हवेली के पीछे खड़ी थी और वो हवेली के अंदर थी। छुप छुप कर नंदिता आगे बढ़ रही थी और हर कमरे की तलाशी ले रही थी। अभी वो पहली मंजिल पर थी कि तभी उसकी नजर ऊपर खड़ी रूही की परछाई पर पड़ी और वो खंबे के पीछे छुप गई। वीर और रूही अपने पापा के कमरे में पेपर्स ढूंढ रहे थे। नंदिता सधे कदमों से ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। अभी वो आगे बढ़ रही थी कि तभी एक चमगादड़ उड़ते हुए नंदिता के चेहरे के पास आ गया और नंदिता के मुंह से चीख निकल गई। उसकी आवाज सुनते ही वीर और रूही वहां से भागे। नंदिता को पता था कि अब उसका पकड़ा जाना तय है, लेकिन फिर भी उसने पूरी जान लगाकर खुद को किचन में रखी एक छोटी सी अलमारी के पीछे छुपा लिया। रूही भागते हुए नीचे आई और वीर को देखकर बोली, इस हवेली में हमारे अलावा कोई और भी है और वो कोई औरत है। उन दोनों ने पूरी हवेली को अच्छे से देख लिया, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। वीर रूही की तरफ देखकर बोला, दीदी हो सकता है हवेली के पीछे तालाब पर कोई चिल्लाया हो और हमें ऐसा लग रहा हो जैसे घर के अंदर कोई है, क्योंकि हमने हर जगह ढूंढ लिया और कोई हमें नहीं मिला। वीर की बात सुनकर रूही इधर उधर देखते हुए बोली, तुम सही बोल रहे हो, हम जो करने आए हैं हमें वो जल्दी करना होगा। और इतना बोलकर वो दोनों फिर से उसी कमरे में चले गए। और तभी वीर को अलमारी में कुछ दिखाई दिया और वो तेजी से चिल्लाया, दीदी जल्दी यहाँ आओ, देखो यहाँ क्या रखा है। क्या मिला था वीर को और क्या करेगी नंदिता प्रॉपर्टी के पेपर्स को पाने के लिए, जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला।